नमस्कार बंधुओं, आज मैं एक नया वीडियो लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण विवेचनात्मक अध्ययन। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, लेकिन उससे पहले वे कौन सी परिस्थितियां थी, वे कौन से कारण थे जो इस मोड़ पर लेकर के आ गए कि एक संगठन की स्थापना हो जिसके द्वारा विधिवत आंदोलन चलाया जाए, भारत की आवाज को उठाया जाए। तो आज हम लोग इसी बात पर विचार करेंगे कि वे कौन से कारण थे, परिस्थितियां थी। तो इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही आवश्यक हैं, स्नातक और परास्नातक की कक्षाओं के पाठ्यक्रम में है, उन पर मैं बहुत अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा, आ रहे हैं आपके लिए, इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जब हम इन कारणों या परिस्थितियों के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहला कारण जो हमारे सामने आता है वो है ब्रिटिश साम्राज्यवाद की दोषपूर्ण नीतियां। आपको मालूम है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समाप्त होने के बाद 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया के द्वारा एक घोषणा की गई थी और उसके आधार पर भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से लेकर के ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में आ गया था और विक्टोरिया रानी जो थी वो भारत देश की भी रानी घोषित की गई और भारतीय जनता को प्रजा घोषित किया गया और 1858 में ये अधिनियम लाया गया। तो अब सीधा ब्रिटिश सरकार का साम्राज्य स्थापित हो गया था हिंदुस्तान के ऊपर। तो अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह से भी सबक नहीं लिया और लगातार भारतीयों के साथ दोषपूर्ण नीति अपनाई। वो क्या थी कि ब्रिटिश साम्राज्य की विभेदकारी कठोर नीति ने भारतीयों को अलग थलग करने के लिए बाध्य कर दिया। यानी कि भारत के साथ भेदभाव की नीति थी। जो भारतीय लोग थे उनमें आपस में भेदभाव करवा रहे थे, जिससे कि लोगों के अंदर थोड़ा आक्रोश बढ़ रहा था। दूसरी बात थी, अनेक रियासतों के लोग बहुत परेशान हो चुके थे, परंतु इसका सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा। बहुत सारी रियासतों पर ब्रिटिश हुकूमत ने बहुत अत्याचार किए थे, जिसके कारण से लोग मजबूर हो गए थे संगठित होने के लिए, एक होने के लिए कि किस तरीके से अंग्रेजों की इस नीति का विरोध किया जाए। तो जहां पर रियासतों के लोग परेशान थे, वहां पर दूसरा पक्ष ये भी था कि वे मजबूर थे संगठित होने के लिए। अगली बात जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो अपनी पुस्तक लिखी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज, उसमें उन्होंने लिखा है कि ब्रिटिश शासन द्वारा स्थापित भारत की राजनीतिक एकता सामान्य अधीनता की एकता थी, लेकिन उससे सामान्य राष्ट्रीयता को जन्म दिया। कहने का मतलब है कि ब्रिटिश शासन ने भारत के ऊपर जो शासन स्थापित किया तो उसमें क्या हुआ कि एक रियासत के बाद दूसरी रियासत जुड़ती चली गई, तीसरी जुड़ती चली गई और बहुत सारी रियासतें उसमें जुड़ गईं। तो कहने का मतलब है कि जो साम्राज्य था वो बड़ा हो गया। तो उसमें क्या हुआ कि उन सब में जो किसी समय भी रियासतें अलग अलग रह रही थी, रियासतों के लोगों को दूसरी रियासतों के लोगों से कोई मतलब नहीं था, वे लोग अब इकट्ठे होने लगे और उनके अंदर अब रियासत के प्रति तो प्रेम था ही, साथ में भारत के प्रति प्रेम भी जागृत होने लगा, जिससे कि राष्ट्रीयता को बढ़ावा मिला। तो ये जो नीतियां थी ब्रिटिश सरकार की, इन नीतियों ने भारतीयों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि जब तक आप संगठित नहीं होंगे आपकी आवाज नहीं सुनी जाएगी। दूसरा अगर विचार देखें, दूसरे हम परिस्थिति देखें, कारण देखें तो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार। भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रारंभ कर दिया गया था। आपको मालूम है 1813 ईस्वी में सबसे पहली बार अंग्रेजों ने 1 लाख रुपए की ग्रांट दी थी भारत में शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए। उसमें बहुत सारी व्यवस्था की गई थी, उसमें 2 शर्तें रखी गई थी खास तौर से।
पहली शर्त थी कि भारत में भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी में भी शिक्षा दी जाएगी। दूसरी बात जो थी वो थी कि पाश्चात्य संस्कृति को भी पढ़ाया जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह था कि शिक्षा के इस प्रचार प्रसार ने क्या कर दिया कि भारतीयों में एक ऐसा वर्ग पैदा कर दिया जो अंग्रेजी जानता था, जो पाश्चात्य संस्कृति के बारे में जानता था, भारतीय संस्कृति को वो पहले से ही जानता था और भारतीय भाषाओं को जानता था। तो कहने का मतलब वे लोग आसानी से अंग्रेजों की अच्छाइयों और बुराइयों को समझने लगे थे, जिसके कारण से वे लोग संगठित होकर के कोई भी ऐसा प्रयास कर सकते थे जिससे कि भारत की आवाज को उठाया जा सके। रजनी पामदत्त, जो कि आधुनिक भारत के बहुत अच्छी ज्ञाता हैं और जिन्होंने आधुनिक भारत नामक पुस्तक में बहुत ही अच्छा वर्णन किया है, वो लिखते हैं कि भारत में पाश्चात्य शिक्षा प्रारंभ किए जाने का उद्देश्य यह था कि भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का पूर्ण रूप से विनाश हो जाए और एक ऐसी वर्ग का आविर्भाव हो सके जो रक्त और वर्ण से भारतीय हो किंतु विचार और बुद्धि से अंग्रेज हो। कहने का मतलब है कि एक ऐसा वर्ग पैदा हो गया था जो कि अंग्रेजियत को पसंद करता था। अगली बात, भारत में कार्ल मार्क्स कहते हैं इस संबंध में कि भारत में ब्रिटिश शासन स्वयं अपने विनाश का कारण बनेगा। कार्ल मार्क्स जब भारत आया और उसने भारत की स्थिति को देखा तो उसने देखा कि भारत में दो तीन चीजों का बहुत तेजी से विकास हो रहा है। एक तो कि भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक सुधार हो रहा है। दूसरी बात, भारत में तेजी के साथ पूंजीवाद का विकास हो रहा है। और तीसरी बात यह थी कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार और प्रसार हो रहा है। कार्ल मार्क्स ने ये तीनों स्थितियां देख करके उसने कहा कि एक दिन ब्रिटिश शासन स्वयं ही इसी वर्ग के द्वारा, इन्हीं परिस्थितियों के द्वारा विनाश को प्राप्त होगा। अर्थात जो शिक्षा की स्थिति चल रही थी वो अंग्रेजों के लिए फायदेमंद नहीं थी, क्योंकि भारतीय लोग पढ़ लिख करके अंग्रेजी हुकूमत का विरोध कर सकते थे। तीसरा कारण है भारतीयों में व्याप्त असंतोष। भारतीयों के अंदर बहुत असंतोष व्याप्त था। क्यों असंतोष व्याप्त था? कौन सी वो चीजें थी? वो थी भारत की दयनीय आर्थिक स्थिति, मिजरेबल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया। भारत का मजदूर, भारत का किसान, भारत का व्यापारी, भारत का जमींदार, सभी लोगों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी, क्योंकि इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की नीति जो अंग्रेजों की थी उसके आधार पर उनका यह था कि भारत से अधिक धन का दोहन किया जाए। टैक्सेशन सिस्टम जो है वो उन्होंने बहुत मजबूत बनाया, कठोर बनाया। दूसरे तरह तरह से उपहार लिए जाते थे, तरह तरह के जुर्माने लगाए जाते थे, दंड दिए जाते थे। इन सब से परेशान थे भारतीय, तो जिसके कारण से प्रत्येक वर्ग के अंदर असंतोष था। दूसरी बात, ब्रिटिश शासन की शोषण करने की नीति। ब्रिटिश शासन आर्थिक आधार पर तो शोषण कर ही रहा था, साथ में सामाजिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर, प्रत्येक क्षेत्र के अंदर शोषण की नीति थी, जिससे भारतीय परेशान थे। अगली बात, भारत से धन एवं संसाधनों का बहिर्गमन। दादाभाई नौरोजी ने वेल्थ ड्रेन के ऊपर बहुत बढ़िया पुस्तक लिखी थी और भारत की गरीबी का वर्णन उसमें किया था कि किस तरीके से भारत में अनेक संसाधन हैं जिनसे कि भारत की गरीबी को दूर किया जा सकता है, परंतु उन सभी संसाधनों का दोहन करके अंग्रेज इंग्लैंड ले जा रहे हैं, जिससे कि भारत का भला नहीं हो पा रहा है। इसके कारण भी भारतीयों में बहुत असंतोष था। अगली बात थी सरकार की राष्ट्र विरोधी नीति। सरकार नहीं चाहती थी कि भारत के लोग संगठित हों या भारत के लोगों में कोई ऐसी भावना जागृत हो जो एक दूसरे को करीब ला सके। लिहाजा वे हर समय ये प्रयास करते थे कि चाहे वो हिंदू या मुस्लिम के नाम पर हो, चाहे सिख और हिंदू के नाम पर हो, चाहे क्षेत्रीय आधार हो, चाहे भाषा का आधार हो, चाहे जाति और रंग का आधार, कोई भी आधार हो, उसके आधार पर उनको दूर दूर रखना पसंद करते थे, जिससे कि भारत में लोग जो थे वो असंतुष्ट थे।
लॉर्ड सेलिसबरी जो कि अंग्रेज था, वो लिखता है इस संबंध में कि ब्रिटिश शासन भारत का शोषण करके उसे रक्तहीन बना रहा था। अब आप देखिए, एक अंग्रेज ही उस समय की स्थिति का वर्णन कर रहा है और ये कह रहा है कि ब्रिटिश शासन भारतीयों को रक्तहीन बना रहा है। कहने का मतलब है उनका इतना शोषण कर रहा है, उनका इतना खून चूस रहा है कि केवल अस्थि पंजर मात्र बचेगा। तो फिर ऐसी स्थिति में भारतीयों का असंतुष्ट होना स्वाभाविक था। अगली बात, प्रेस और साहित्य की भूमिका। देखिए, प्रेस एक बहुत बड़ा साधन होता है जनता के विचारों को आगे ले जाने का, जनता की आवाज को उठाने का। और साहित्य समाज का दर्पण होता है। समाज में क्या कुछ घटित हो रहा है, समाज के लोग कैसे परेशान हैं, समाज में कैसे विकास बाधित हो रहा है, समाज में कैसे समरसता खत्म हो रही है, ये सारी की सारी चीज साहित्य प्रदर्शित करता है और इसके द्वारा समाज के लोगों को जागृत करता है कि वे कुछ ऐसा करें जिससे कि समाज में कुछ नयापन आए। तो गैरेट के अनुसार, गैरेट एक लेखक है, साहित्यकार है, उन्होंने लिखा है कि प्रेस ने प्रारंभ से ही अंग्रेज सरकार का विरोध किया। जो प्रेस थी जिसमें बहुत सारे समाचार पत्र थे, इंडियन मिरर, बंबई समाचार, हिंदू, पैट्रियट, अमृत बाजार पत्रिका, द पंजाबी, द केसरी, बंगाल गजट, संवाद कौमुदी जैसे समाचार पत्र थे, उन समाचार पत्रों ने बराबर ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध किया, ब्रिटिश सरकार की आलोचना लिखी, ब्रिटिश सरकार किस तरीके से शोषण कर रही है, भारतीयों में किस तरीके से जागृति हो सकती है, इन सभी पर बहुत संपादकीय लिखे जाते थे, लेख लिखे जाते थे, विचार लिखे जाते थे, जिससे कि लोगों में जागृति आई कि वो संगठित हों और संगठित होकर कोई एक ऐसा मंच तैयार करे जिस मंच से आवाज उठाई जा सके। साहित्य के क्षेत्र में अगर हम देखें आगे, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जब आनंद मठ लिखा गया और उसमें वंदे मातरम गीत लिखा गया, तो संपूर्ण भारत में राष्ट्रीयता की लहर का प्रभाव हुआ। वंदे मातरम गीत ने क्या कर दिया, चाहे वो हिंदी भाषी हो, पंजाबी भाषी हो, बांग्ला भाषी हो, गुजराती भाषी, कोई भी हो, जैसे ही वंदे मातरम शब्द आता था तो उससे एकदम भारतीयता जागृत होने लगती थी। तो इस गीत ने, इस उपन्यास ने लोगों में जागृति पैदा की, जोश भर दिया। इसके अलावा अगर हम देखें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो कि हिंदी साहित्य के पहले गद्यकार थे, उन्होंने भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी जैसी रचनाओं के द्वारा लोगों की आंखें खोल दी। रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे साहित्यकार थे जिन्होंने उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम जागृत कर दिया और लोगों को बताया कि अगर तुम बिखरे रहे तो कुछ नहीं कर पाओगे, आपको एकजुट होना होगा, एक मंच तैयार करना होगा। अगली बात, विभिन्न देशों की घटनाओं से प्रेरणा प्राप्त होना। अब देश के अंदर तो ये हलचल हो ही रही थी, साथ ही देश के बाहर जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर घटनाएं हो रही थी वो भी बहुत जोश भरने वाली थी। और वो घटनाएं क्या थी? जर्मनी एवं इटली में एकीकरण होना। जर्मनी, जिसको कि वियना कांग्रेस 1815 के आधार पर 39 भागों में बांट दिया गया था और इटली को 13 भागों में बांट दिया गया था। अब 13 भागों में बटा हुआ इटली और 39 भागों में बटा हुआ जर्मनी जब लंबे समय तक ये स्थिति झेलता रहा तो आखिर 1848 में आकर कार्ल मार्क्स ने आंखें खोल दी और क्रांतियां पैदा हो गई पूरे यूरोप के अंदर। जर्मनी, इटली, हंगरी, बेल्जियम, स्पेन जैसे देशों में क्रांतियां हो गई और जर्मनी और इटली उनमें सर्वोपरि थे, जिन्होंने लगभग 10 वर्ष तक संघर्ष किया और इसके बाद मैज़नी, गैरिबाल्डी और काउंट काबूर की मेहनत के बल पर इटली एकीकृत हुआ और विलियम कैसर प्रथम और विलियम कैसर द्वितीय तथा बिस्मार्क
की मेहनत से जर्मनी एकीकृत हुआ। यानी 39 भागों में बटा हुआ जर्मनी एक जर्मनी बन गया, एक गणराज्य बन गया। तो भारतीय लोगों को प्रेरणा मिली कि जर्मन लोग जब ऐसा कर सकते हैं, जब इटली के लोग ऐसा कर सकते हैं, जब स्पेन के लोग या दूसरे देशों के लोग ऐसा कर सकते हैं, तो आखिर हम क्यों नहीं कर सकते? हमें भी एक मंच पर आना होगा, संगठित होना होगा। अगली बात, अन्य यूरोपीय देशों में स्वतंत्र विचारधारा का प्रचार एवं प्रसार हुआ। अब पूरे यूरोप के अंदर स्वतंत्रता की विचारधारा फैल गई, यानी स्वतंत्र विचारों की विचारधारा फैल गई। अब लोग कठोर राजतंत्री आदेशों का पालन करने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि ऐसी सरकारें बनाना चाहते थे जो जनता का हित कर सके। अगली बात, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक देशों के संगठन बनना। अब जब देशों के अंदर एकता पैदा हो गई तो अंतरराष्ट्रीय संगठन बनने लगे। चाहे हो सकता है कि उनके उद्देश्य कुछ दोषपूर्ण रहे हों, चाहे वो त्रिदेशीय संधि हो, चाहे वो ट्रिपल अलायंस हो, ट्रिपल एंटेंट हो, या कुछ अन्य संगठन हो। इस तरीके के संगठनों का हो सकता है कि दोषपूर्ण उद्देश्य रहा हो, लेकिन हाँ, एक बात जरूर कि संगठन की भावना अवश्य पैदा हो गई। और इसी तरीके से दूसरे देशों में अंतरराष्ट्रीय घटनाएं घटित हुई, चाहे वो अमेरिका हो। अमेरिका के अंदर जब गोरे और कालों की बात हुई तो वहां पर भी लोगों ने अपने अधिकारों की मांग की। अफ्रीकन देशों के अंदर मांग उठने लगी। तो इन सब से प्रेरणा मिली और उस प्रेरणा का फल था कांग्रेस की स्थापना। अगली बात देखेंगे, अगला जो कारण, बहुत ही महत्वपूर्ण कारण, वो था लॉर्ड लिटन की दमनकारी अधिनियम। लॉर्ड लिटन 1876 ईस्वी में भारत का वायसराय बनकर के आया। कोई भी अंग्रेज जब भारत का वायसराय बनकर आता था तो पहले से ही एक नई नीति सोच करके आया था कि भारतीय लोगों पर वो किस तरीके से दमनकारी कानून को लागू करेगा और किस तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत बनाएगा। लॉर्ड लिटन उनमें से एक था। उसने 4 प्रमुख अधिनियम पारित किए थे और चारों अधिनियम बहुत ही दोषपूर्ण थे। सबसे पहले अधिनियम के आधार पर प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1 जनवरी 1877 ईस्वी को किया गया। 1875 ईस्वी से अकाल पड़ा हुआ था देश के अंदर, भारत के अंदर, और प्लेग फैली हुई थी कई क्षेत्रों के अंदर। लोग भूखों मर रहे थे, पहनने को कपड़े नहीं थे, रहने को घर नहीं था, खाने को भोजन नहीं था। लोग बुरी तरीके से मर रहे थे और ऐसी स्थिति में महारानी विक्टोरिया को बुलाया लॉर्ड लिटन ने और दिल्ली में बहुत भव्य दरबार का आयोजन किया गया। ये बताया जाता है कि उस समय इतना पैसा किसी और किसी आयोजन पर खर्च नहीं किया गया था। एक इतिहासकार लिखती है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। कहने का मतलब है कि जब देश की जनता, जब भारत की जनता त्राह त्राह कर रही थी, बीमारियां फैली हुई थी, अकाल पड़ा हुआ था, भूखों मर रहे थे लोग, ऐसे में कोई भी जन कल्याणकारी कार्य न करके धन की बर्बादी की गई, जिसने हिंदुस्तानी लोगों की आंखें खोल दी। अगली बात थी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के आधार पर ये व्यवस्था कर दी गई कि यदि कोई भी भारतीय समाचार पत्र या मीडिया किसी भी तरीके से ब्रिटिश सरकार की नीतियों की आलोचना करता है तो उस समाचार पत्र को तुरंत बैन कर दिया जाएगा, उस पर रोक लगा दी जाएगी। तो इसका मतलब था कि सीधे सीधे भारतीयों की आवाज को दबाना, और जब मीडिया की आवाज दब जाएगी तो फिर सामान्य जन की आवाज को कौन सुन सकता है। अगली बात, भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 ईस्वी। इस अधिनियम के आधार पर लॉर्ड लिटन ने क्या किया कि उसे डर था कि जब हम कठोर नीति को अपनाएंगे तो हो सकता है कि भारतीय लोग उसका विरोध करें और फिर से कोई शस्त्र विद्रोह ना हो जाए, इसलिए उसने ये अधिनियम लगाया और भारतीयों को शस्त्र रखने पर रोक लगा दी कि किसी भी भारतीय को अब लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, और जो लाइसेंस हैं उन लाइसेंसों को भी किसी भी तरीके की विद्रोही स्थिति होने पर पहले ही जमा करा लिया जाएगा।
तो इसका मतलब ये था कि भारतीयों को बिल्कुल निहत्था कर दिया गया। ये चीज भी भारतीयों को पसंद नहीं आई। अगला जो अधिनियम था वो था वैधानिक जनपद सेवा अधिनियम 1879। ये क्या नियम था? ये नियम ये था कि भारतीयों को जो जनपद सेवा है, यानी जो उस समय की सबसे बड़ी सेवा होती थी, आईसीएस अफसर जो होता था वो किसी भी जनपद का कलेक्टर बनता था, उस सेवा से भारतीयों को हटाना। अब कैसे हटाया जाए, इसके लिए उन्होंने 2-3 व्यवस्थाएं की थी। पहली व्यवस्था की थी कि उम्र घटा करके 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दी गई, कि अधिकतम उम्र जो है वो 19 वर्ष हो सकती थी। अब भारतीयों के लिए उस समय 19 वर्ष की आयु में स्नातक होना बहुत ही मुश्किल होता था। कहने का मतलब है रास्ता बंद कर दिया गया एक तरीके से। दूसरी बात ये थी कि भारतीयों को पहले ही कम अवसर मिल पा रहा था, क्योंकि परीक्षा अंग्रेजी में होती थी और इंग्लैंड में होती थी। तो लेकिन आप देखेंगे हम कि 1864 ईस्वी में सबसे पहले जो आईसीएस ऑफिसर बने थे सत्येंद्रनाथ टैगोर जी, तब से लेकर के और 1878 ईस्वी तक 50 प्रतिभागी बैठे थे और उनमें से केवल 10 सफल हुए थे। कहने का मतलब 10 भारतीय इस जनपद सेवा में थे। तो सरकार का ये उद्देश्य था कि एक तो नई एंट्री रोक दी जाए और दूसरे जो सेवा में हैं इनको धीरे धीरे करके कंपनसेट दे करके, कहने का मतलब क्षतिपूर्ति दे करके उनको सेवा से अलग कर दिया जाए। तात्पर्य सीधा सा ये था कि प्रशासनिक सेवा में भारतीयों को रोका जाना। इस नीति से हिंदुस्तानी लोग बहुत नाराज हो गए, भारतीय लोग बहुत नाराज हो गए और वो चाहते थे कि अपनी आवाज को कैसे उठाएं, कोई संगठन तो हो। इसके लिए जरूरी था कि संगठन बनाया जाए। अगली बात, इल्बर्ट बिल और लॉर्ड रिपन की नीति। 1880 में लॉर्ड लिटन अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद भारत से चला गया और उसके स्थान पर लॉर्ड रिपन भारत में आया, अगला वाइसराय बनकर के। तो लॉर्ड लिटन जितना कठोरवादी था, लॉर्ड रिपन उतना ही उदारवादी था। भारतीयों के प्रति उसकी उदारता की नीति थी। उसने क्या काम किया? लॉर्ड रिपन की जो परिषद थी उसके सदस्य के रूप में पीसी इल्बर्ट उसके सचिव थे, उनके द्वारा ही प्रस्ताव रखा गया था जिसको इल्बर्ट बिल कहा गया। और उस बिल में व्यवस्था क्या की गई थी कि भारतीय न्यायाधीशों को अंग्रेज न्यायाधीशों के समान अधिकार प्रदान किया जाए। उसने न्यायिक क्षेत्र में समानता का अधिकार दिलवाने के लिए इल्बर्ट ने एक प्रपोजल तैयार किया था, एक बिल तैयार किया था कि कानून बनाया जाए कि भारतीय न्यायाधीश भी अंग्रेज न्यायाधीशों के समान मुकदमे सुन सकते हैं। अंग्रेजों द्वारा इसका घोर विरोध किया गया। अंग्रेजों ने इसका विरोध किया कि नहीं भाई, भारतीयों को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता, और उन्होंने भारत में एक संगठन बना लिया विरोध करने के लिए। इस संगठन का नाम था यूरोपीय एंड एंग्लो इंडियन डिफेंस एसोसिएशन। ये एक संगठन बना लिया गया और इस संस्था के माध्यम से इल्बर्ट बिल का और लॉर्ड रिपन का घोर विरोध किया गया। इतना विरोध किया गया कि ब्रिटिश सरकार और लॉर्ड रिपन दोनों को झुकना पड़ा इस संस्था के सामने, और इस बिल को बहुत ही इसमें संशोधन कर दिए गए, और संशोधन इतने कर दिए गए कि वो उद्देश्यहीन हो गया। कहने का मतलब है कि उसमें कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं रही जिससे कि भारतीय न्यायाधीशों को अंग्रेज न्यायाधीशों के समान अधिकार मिल पाए। और अंततः इतनी आलोचना हुई कि लॉर्ड रिपन को पागल घोषित कर दिया गया और जबरदस्ती कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उनको इंग्लैंड वापस बुला लिया गया। इस पूरे प्रकरण ने भारतीयों की आंखें खोल दी और एक सबक दिया कि जहां पर बहुत से अंग्रेज भारतीयों के प्रति कठोर नीति अपना रहे हैं, वहीं पर कुछ अंग्रेज ऐसे भी हैं जो भारतीयों के साथ उदारवादी नीति अपना रहे हैं और वो हमारा साथ भी दे सकते हैं। इसलिए हमें एक ऐसा संगठन बनाना चाहिए जिससे कि हम अपनी आवाज को उठा सकें। अगली बात, कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठन। तो कांग्रेस की स्थापना से पहले भी कुछ संगठन बनाए गए जिनके आधार पर आंशिक रूप से
प्रयास किया गया या किन्हीं विशेष मुद्दों पर प्रयास किया गया। इनमें से 5 संगठन हम आपके समक्ष यहाँ पर रख रहे हैं, जिनके द्वारा हम समझेंगे कि किस तरीके से कांग्रेस का स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। इनमें सबसे पहला नाम है पूना सार्वजनिक सभा 1870 ईस्वी। पूना में एक सार्वजनिक सभा के नाम से संगठन बनाया गया और इस संगठन के द्वारा ये आवाज उठाई गई कि आर्थिक क्षेत्र में सुधार किए जाएं, तभी भारतीयों का भला हो पाएगा, क्योंकि भारतीयों का जीवन स्तर बहुत बुरा है, उनकी मौलिक आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पा रही हैं। दूसरा संगठन 1875 ईस्वी में बनाया गया इंडिया लीग के नाम से। इस इंडिया लीग संगठन के आधार पर जो प्रमुख उद्देश्य पूरा किया जाना था वो ये था कि राजनीतिक चेतना को बढ़ाना। पूरे भारत में जगह जगह पर इसकी शाखाएं खोली जाएं और उसके माध्यम से लोगों के अंदर राजनीतिक चेतना लाई जाए कि अब अपनी रियासत के बारे में नहीं सोचना है, अपने क्षेत्र के बारे में नहीं सोचना है, बल्कि भारत के बारे में सोचना है। एक भारत के लिए राजनीतिक दृष्टिकोण पैदा करना है। अगला संगठन बनाया गया था इंडियन एसोसिएशन 1876 ईस्वी। 1876 में इंडियन एसोसिएशन नामक संस्था बनाई गई। इसमें 4 तरीके के उद्देश्य स्थापित किए गए थे कि किस तरीके से आर्थिक क्षेत्र में जागृति आई, किस तरीके से सामाजिक क्षेत्र में जागृति आएगी, किस तरीके से राजनीतिक क्षेत्र में जागृति आएगी और किस तरीके से प्रशासनिक क्षेत्र में जागृति आएगी। तो भारतीयों में जागृति लाने के लिए, जोश उत्पन्न करने के लिए, उत्साह उत्पन्न करने के लिए, उनकी आंखें खोलने के लिए ये संगठन बनाया गया था, जिसने 4 उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास किया। अगला संगठन महाजन सभा। महाजन सभा 1884 ईस्वी में बनाई गई थी और द हिंदू, जो उस समय का प्रमुख समाचार पत्र था भारत का, उसके द्वारा सुधार की मांगें उठाई जाती थी और इसमें खास तौर से जमींदार वर्ग और व्यापारी वर्ग शामिल था, जिसने लोगों की समस्याओं को उठाया था और भारत में प्रशासनिक सुधार करने की बात कही थी। अगली थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 बनी, जिसने राजनीतिक अधिकारों की मांग की और जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो यही वो संस्था थी जिसने सबसे ज्यादा मदद की थी कांग्रेस की स्थापना के अंदर। तो ये जो संस्थाएं थी, इन संस्थाओं ने एक रास्ता तैयार कर दिया था कांग्रेस की स्थापना के लिए। अगली बात, ए.ओ. ह्यूम की भूमिका। ए.ओ. ह्यूम एक अंग्रेज अधिकारी थे जो भारतीय जनपद सेवा से रिटायर हुए थे। ये पूना से रिटायर हुए थे और शिमला में जाकर के बस गए थे। 1882 में रिटायर हुए थे और इनको शिमला हेलमेट के नाम से जाना जाता था। इन्होंने ए.ओ. ह्यूम के द्वारा कलकत्ता विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को पत्र लिखा गया था। 50 विद्यार्थियों को पत्र लिखा गया था और यह कहा गया था कि यदि आप लोग हमारा साथ दें तो हम लोग मिलकर के एक ऐसा संगठन बनाएंगे जिससे कि भारत की समस्याओं को उठाया जा सकेगा, जिसके लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय के विद्यार्थी तैयार हो गए थे। और उसके बाद ए.ओ. ह्यूम ने राष्ट्रवादी नेताओं के साथ विचार विमर्श किया। पूना में वो गए और वहां पर राष्ट्रवादी जो नेता थे भारत के, उन लोगों से विचार विमर्श किया और एक संगठन बनाने के लिए, एक संस्था बनाने के लिए तैयार किया। उसके बाद लॉर्ड डफरिन से सम्मेलन की स्वीकृति प्राप्त करना। लॉर्ड डफरिन जो कि उस समय के वायसराय थे, उनसे सम्मेलन करने के लिए स्वीकृति प्राप्त कर ली और उसके बाद उन्होंने लंदन की यात्रा की। ह्यूम ने लंदन की यात्रा की और अन्य अंग्रेजों के साथ मिलकर के वार्तालाप किया और वहां पर भी उन्होंने एक संगठन बनाया जिसके आधार पर अंग्रेजों को अपने पक्ष में किया जा सके। इसके बाद वो फिर हिंदुस्तान लौट करके आए और फिर बंबई में गए और इसी समय पूना में प्लेग फैला हुआ था, इसलिए इन्होंने निर्णय लिया कि पूना की बजाय बंबई में अधिवेशन बुलाया जाए। सभी इसको सूचना दी गई और इस समय मुंबई प्रेसिडेंसी जो कि संस्था थी, उसने बहुत सहयोग किया ह्यूम का और इस तरीके से कांग्रेस की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया।
अंततः 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बंबई में पहला अधिवेशन आयोजित किया गया और जो कांग्रेस की स्थापना का सपना था वो साकार हुआ और व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष बनाए गए इस अधिवेशन के। अगला जो अंतिम है वो राष्ट्रवादियों द्वारा सहयोग। कांग्रेस की स्थापना में राष्ट्रवादियों का बहुत बड़ा सहयोग था, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, उमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, के.टी. शाह जैसे राष्ट्रवादियों ने ए.ओ. ह्यूम का साथ दिया, जिससे कांग्रेस की स्थापना में आसानी हुई। तो इस तरीके से कांग्रेस की स्थापना के क्या प्रमुख कारण थे ये मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए और अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने हमारा वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड लक, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए।